स्वस्थ तो हर कोई रहना चाहता है, लेकिन आज के समय में ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हम इतना बिजी हो चुके हैं कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके चलते हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें खून से संबंधित बीमारियां आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या राय जी। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू ज्योति जी। ओके, तो हम शुरुआत बेसिक से करते हैं। सबसे पहले मैम हमें ये बताइए कि हमारे शरीर में खून की क्या इम्पोर्टेंस है और खून कितने तरह के होते हैं। हम सभी लोगों के लिए रक्त, अगर रक्त के बिना तो जीवन ही नहीं है, तो यह आप सभी लोग जानते हैं। तो आपने बात की है कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सभी आम जनता के लिए, वैसे तो हम लोग बोलते हैं लाल रक्त होते हैं, लेकिन आम जनता जब खून की कमी होती है और वह ब्लड बैंक जाती है तो वह बात करती है लाल रक्त हमें चाहिए, सफ़ेद रक्त चाहिए, अलग अलग रक्तों की मांग करती है। तो हमारे शरीर में बेसिकली जो लाल रक्त होते हैं उनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। सफ़ेद रक्त जिसकी बात करते हैं वह प्लाज्मा होता है, जिसको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा या प्लाज्मा बोलते हैं। देन प्लेटलेट्स भी जो होता है वह भी सफ़ेद रक्त है, लेकिन जब अमाउंट हम देखेंगे तो जनरली जो सफ़ेद रक्त वाले आते हैं वो अबाउट 200 ml के बैग्स में आते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो 70 to 80 ml के बैग्स में आते हैं। तो यह बेसिकली यह 3 तरह के रक्त होते हैं जिनकी कमी होने से मरीज़ को अलग अलग तरह की परेशानी हो सकती है। और मैम ये ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यह बेसिकली जो होता है वह ब्लड ग्रुप की बात होती है। जो हमारे लाल रक्त कण होते हैं उनके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, तो उन पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, और हमारे जो प्लाज्मा में होते हैं वो एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो कौन से एंटीजेंस और कौन से एंटीबॉडीज़ हमारे रेड सेल्स में और हमारे प्लाज्मा में है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन होता है वह AB, O में क्लासीफाई होता है। देन हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव की बात करें तो एक एंटीजन होता है RH एंटीजन। वो एंटीजन अगर हमारे शरीर में है तो हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर वह RH एंटीजन हमारे ब्लड में नहीं है तो उसको हम नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ओके मैम, कौन सा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है? हम अक्सर सुनते हैं ना कि ये ब्लड मिलना बहुत ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो जाती है, तो ऐसा कौन सा ब्लड है? देखिए, सबसे कॉमन जो ब्लड ग्रुप होता है वह होता है B पॉजिटिव। उसके बाद होता है O पॉजिटिव। सबसे कम परसेंटेज 5% जो ब्लड ग्रुप का होता है वो होता है AB पॉजिटिव। तो AB पॉजिटिव कंपैरेटिवली रेयर ग्रुप है, लेकिन उससे भी रेयर ग्रुप होता है हमें नेगेटिव ग्रुप मिलना। तो अगर किसी भी पेशेंट का नेगेटिव ग्रुप है तो जनरली उनके लिए हम लोगों को डोनर्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके मैम, तो ये बताइए कि खून की कमी आखिर होती कैसे है? देखिए, खून की कमी के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो होता है कि अगर हमने फूड इनटेक प्रॉपर नहीं किया है तो उस कंडीशन में हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जहाँ पे हमारा रक्त बनता है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, तो उस बोन मैरो में अगर कोई दिक्कत है तो उसमें दिक्कत होने की वजह से खून की कमी हो सकती है। तो या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तीसरा कारण होता है कि बन तो रहा है पर टूट बहुत ज़्यादा रहा है, जिसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। तो उसमें हीमोलिसिस की वजह से खून की कमी होती है। तो डिपेंड करता है पर्सन को क्या बीमारी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको एनीमिया होता है। अच्छा, अगर खून की कमी हो जाए और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से उसे रिकवर कर लें, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या खाएं कि हम जल्दी से रिकवर कर पाएं? देखिए, उससे पहले हमें, जब भी खून की कमी होती है तो सबसे पहले जो होता है, हमें सिर्फ खाने से ही मतलब नहीं होगा। हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस बने कि हमें खून की कमी हुई क्यों है। हम जब भी एक फिजिशियन को दिखाने जाते हैं, हमें सिम्टम्स आते हैं पहले, जैसे सांस फूलना, पैलर होना, थकावट जल्दी लग जाना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की अगर हमें परेशानी होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यह परेशानी है, तो हमें आइडियली फिजिशियन को दिखाना चाहिए। फिर फिजिशियन जो होता है मल्टीपल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं यह जानने के लिए वह खून की कमी क्यों है। तो खून की कमी का सबसे कॉमन कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो उसके लिए हमें मतलब एक्शन लेना है। अगर B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो हमें उसके लिए एक्शन लेना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले कारण जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कारण पता होगा तभी उसका निवारण हो सकता है।
बहुत सही। ओके मैम, तो हमें ये बताइए कि अक्सर आप भी सुनती होंगी कि लोग बोलते हैं ना कि जैसे आपने पहले भी बता दिया है वो लाल खून सफ़ेद खून, फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में लाल खून की कमी हो गई, हमारे शरीर में सफ़ेद खून की कमी हो गई, तो ये क्या है और इसमें अंतर क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, लाल खून की कमी मतलब इसका मतलब है कि रेड सेल्स, हमारे अंदर रेड सेल्स की कमी हो रही है। तो रेड सेल्स की कमी हो रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया जैसे आयरन डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में हमें आया कि हाँ इसकी कमी हो रही है, उसका मतलब सीधे हीमोग्लोबिन पे असर आएगा। लाल रक्त अगर हमारे शरीर में कम है तो सीधे हमारे हीमोग्लोबिन पे असर आएगा। तो अगर हमें हीमोग्लोबिन कम दिख रहा है तो हम फर्दर पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन करा के देखते हैं। तो उसमें अगर आता है आयरन की कमी है तो हम आयरन रिच फूड या फिर आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स या फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर जो है पेशेंट को कोई और परेशानी हुई, जैसे प्लेटलेट्स का चेक कराया तो प्लेटलेट्स की कमी आई है, तो उस केस में जो होता है प्लेटलेट्स जो है वो सफ़ेद वाला जो पार्ट होता है वो चढ़ाया जाता है। या फिर क्या हो जाता है कि कई बार जो होता है जो पेशेंट एडमिट है उनके शरीर में प्लाज्मा का लॉस, मतलब फ्लूइड वाला जो पार्ट होता है ब्लड का, क्योंकि ब्लड का एक सेलुलर पार्ट होता है, एक ए सेलुलर पार्ट होता है। सेलुलर पार्ट आपको बताया रक्त कोशिकाएं होती हैं और ए सेलुलर पार्ट प्लाज्मा है। तो डॉक्टर ने देखा कि नहीं प्लाज्मा का कुछ इसमें डेफिशिएंसी है, तो उस केस में जो बड़े पैकेट्स होते हैं सफ़ेद कड़ वाले वो चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि पेशेंट का जो है फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसका रिप्लेस करा जा सके। ओके मैम, तो हमें ये बताइए कि लोगों के लिए मतलब अगर उन्हें ब्लड की ज़रूरत है तो वो कितने दाम में उनके लिए मतलब कितना खर्चीला हो सकता है वो? ओके। मैं तो प्रेजेंटली जो है कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड हेड ब्लड बैंक हूँ फातिमा हॉस्पिटल में। तो मैं फातिमा हॉस्पिटल का बता सकती हूँ। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी एक रेट निर्धारित है, उससे ज़्यादा जो है मनी जो है हम चार्ज नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्सन से। तो फातिमा ब्लड सेंटर में हमारा जो है पैक्ड रेड ब्लड सेल जो लाल रक्त कोशिकाएँ हैं 1100 रुपये उसका जो है गवर्नमेंट की तरफ से 1400 तक निर्धारित है, लेकिन हम 1100 में वो भी हम ल्यूको रिड्यूस्ड ब्लड उनको देते हैं। ल्यूको रिड्यूस्ड ब्लड देने का फ़ायदा सारे ब्लड बैंक्स नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग ल्यूको रिड्यूस्ड ब्लड प्रोवाइड करते हैं। उससे यह फ़ायदा होता है कि अगर हम मरीज़ को चढ़ाएंगे उसको तो मरीज़ में रिएक्शंस होने के चांसेस कम होते हैं। तो थोड़ा सा महंगा प्रोसीजर है, लेकिन हमारे यहाँ हम 100% वही प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है प्लेटलेट्स जो है और प्लाज्मा दोनों 500 इसके चार्ज है, 500 में मिलता है। इसके अलावा प्लेटलेट का एक जंबो बैग होता है जिसको हम सिंगल डोनर एफेरेसिस प्लेटलेट बोलते हैं। उसमें कोई और पार्ट नहीं चढ़ेगा, सिर्फ प्लेटलेट जो है ज़्यादा अमाउंट में चढ़ाया जाता है। जैसे डेंगू के पेशेंट्स आ गए, उनका प्लेटलेट जो है काफ़ी डाउन चला गया, लाइक 10,000 से नीचे चला गया, तो उसमें क्या होता है डेंगू वाले पेशेंट में ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को बचाव के लिए जो है सिंगल डोनर एफेरेसिस प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। तो उसका वो प्रोसीजर कॉस्टली वो 11,000 का प्रोसीजर है। अदरवाइज़ एक आम लोगों के लिए जिनको भी किसी भी चीज़ की मतलब कमी है उसके हिसाब से रेट्स जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 1100 एंड 500 जो है वो तय है। ओके अच्छा मैम, अक्सर लोग कहते हैं कि एनीमिया बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि ये महिलाओं में ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस एज ग्रुप को एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ओके एक्चुअली जो है एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 2022 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 3 एज ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। हमें पता है कि बच्चा जो पैदा होता है तो 6 महीने तक माँ के दूध पे होता है। तो जब माँ के दूध पे होता है तो उसको आयरन जो अपनी मदर से मिलता है। लेकिन 6 मंथ पे क्या होता है, वीनिंग होती है, बच्चा माँ का दूध छोड़ करके बाहर का खाना भी शुरू करता है। तो वो जो 6 महीने से लेकर के 6 साल का एज ग्रुप, क्योंकि वो बाहर बच्चा जो है 6 महीने के बाद जो है मदर का एक तो फूड मिल्क छोड़ करके बाहर का फूड ले रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है बच्चा ज़मीन चाटता है, कहीं टच करता है, तो बच्चों में वॉर्म इन्फेस्टेशंस होते हैं। इसीलिए 6 मंथ्स टू 6 ईयर जो है उसमें अकॉर्डिंग टू NFHS सर्वे 69% पेशेंट में जो है एनीमिया देखा गया है। फिर 52% जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं। इस वजह से नहीं क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा होता है, इस वजह से क्योंकि उनका प्लाज्मा बढ़ जाता है। तो उनका प्लाज्मा बढ़ने की वजह से उनमें डाइल्यूशनल एनीमिया होता है। इसके अलावा 52% जो है एडोलेसेंट फीमेल मतलब टीनएजर्स, क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। इनिशियली जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो ब्लड लॉस बहुत होता है। तो उस ब्लड लॉस होने की वजह से जो एडोलेसेंट है उस वाले सर्वे के अकॉर्डिंग 52% जो है एडोलेसेंट फीमेल में यह देखा गया है। तो एडोलेसेंट फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल एंड बेबीज हु आर वीनिंग, दे आर मोर प्रोन फॉर एनीमिया।
ओके, तो मतलब इस बात को हम सच माने कि पीरियड के ड्यूरेशन पे जो महिलाएं हैं उनमें खून की कमी ज्यादा होती है? यस, ऑब्वियस सी बात है। अगर ब्लड लॉस होगा तो उसको रिप्लेस होने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो होता है, अभी जैसे किशोरी योजना गवर्नमेंट ने चलाई है, तो किशोरी योजना में क्या किया जाता है, फ्री आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जो है लड़कियों को बांटे जाते हैं। ये सरकार की तरफ से आशा हो गई, फिर उसके बाद एनम्स होती हैं, उन लोगों को सभी को किट्स प्रोवाइड किया जाता है कि जितनी भी किशोरी एज ग्रुप वाली है, मतलब 13 to 19 एज ग्रुप वाली जो लड़कियां हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स प्रोवाइड किया जाए। तो वो टैबलेट्स हमें उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? मतलब हर कोई उसे खा सकता है? खाने को तो हर कोई खा सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं आयरन को पचा नहीं पाते हैं, तो उनमें वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, ये परेशानी हो सकती है। तो उस केस में हम लोग उनको समझाते हैं कि अगर इससे खाने से कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे पास आना, और हीमोग्लोबिन फिर भी कम रहेगा तो पहले कोशिश करेंगे कि उनको हम फोर्टिफाइड फूड्स प्रोवाइड करें जिससे उनका आयरन रिप्लेस हो। अदरवाइज इंजेक्टेबल्स भी आते हैं उसके। तो बस आयरन का यही प्रॉब्लम है कि उसमें जो होता है डाइजेशन एंड वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि लोग कहते हैं कि महिलाओं में खून की कमी पुरुषों की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो इस बात में कोई सच्चाई है या ये मिथ है? यस, ये आपने एकदम सही बोला। फीमेल्स जो होती हैं ज़्यादा प्रोन होती हैं, क्योंकि एक तो पहला ये रीज़न मैंने आपको ही बताया कि जो होता है फिजियोलॉजिकल रीज़न हो गया, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन, तो ब्लड लॉस उनमें बहुत होता है। दूसरी चीज़ें होती है कि जो मेल्स में हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल्स में जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। तो जो मेल्स के हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, वो जो होते हैं दे आर फेवरेबल फॉर द आरबीसी प्रोडक्शन। जो रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं, उसके लिए वो फेवरेबल होते हैं, तो उन लोगों में जो होता है इसीलिए एनीमिया के चांसेस कम होते हैं। बट फीमेल्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन, तो कहीं ना कहीं ये जो होता है उसको एक सप्रेशन के फॉर्म में रखता है, इसीलिए अगेन हार्मोनल कारण भी होता है जिसकी वजह से फीमेल्स दे आर मोर प्रोन फॉर एनीमिया। तो मतलब मुझे लगता है कि औरतों को थोड़ा सा ज्यादा केयर करने की जरूरत है। औरतों को ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमें आती जो है फीमेल्स में यही आती है। कितना प्रिकॉशन लेते हैं, स्टिल वी आर वेरी प्रोन, तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अक्सर हमारी मम्मियाँ जो होती हैं ज़्यादातर क्या करती है, खाना जो होते हैं हर चीज़ बच्चों को ज़्यादा खिलाना चाहते हैं, अपने हस्बैंड को ज़्यादा खिलाना चाहते हैं, खुद को अक्सर ना साइड करती है। तो मैं उनको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि वो अपना भी उतना ही ख्याल रखें। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही बात बोली है। ओके मैम, तो आपके लैब में बहुत सारे लोग ब्लड टेस्ट के लिए आते होंगे, तो वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया है कि कितनी बीमारियाँ जो है, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ किस चीज़ की हो रही है? मतलब आप ब्लड से रिलेटेड? हाँ, ब्लड से रिलेटेड बीमारियाँ कौन सी ज़्यादा हो रही हैं? तो एनीमिया ही सबसे ज़्यादा मिलता है, और एनीमिया में भी सबसे कॉमनली हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया मिलता है। इसके अलावा सेकंड अगर हमें कुछ मिलता है तो हिमोलिसिस वाले ज़्यादा मिलते हैं, जैसे थैलेसीमिया भी हमारे गोरखपुर में बहुत कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन थैलेसीमिया हमारे यहाँ जो है वो भी पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। इसके अलावा हमें जो है लाइक ल्यूकीमिक पेशेंट, ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, वो हमें मिलते हैं, तो उनमें भी एनीमिया होने के चांस रहते हैं। तो एनीमिया एक बहुत ही मेजर चंक है डायग्नोसिस का, कई बार अंडररेटेड रहता है, लोग कराते नहीं हैं। लोग होता है ना, फीमेल अक्सर होता है ठीक है हम लोग कोई गोली खा लेंगे अपनी तरफ से, लग कराते नहीं है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में सोसाइटी में लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, अगर कुछ भी उनमें सिम्टम्स आते हैं तो वो हॉस्पिटल आते हैं, एटलीस्ट फिजिशियन को दिखाते हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग भी कराते हैं। अच्छा मैम, लोग ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, तो मुझे ये जानना है कि ब्लड टेस्ट के पहले ऐसी कोई सावधानी है जो बरतने की ज़रूरत है? अगर सिंपल आप एनीमिया वगैरह के लिए टेस्ट करा रहे हैं उसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे कुछ हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं या शुगर टेस्ट कराना है, तो उन सब में जो है प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, वो एक टाइम पहले बता दिया जाता है। अदरवाइज़ एनीमिया के लिए आप एनी टाइम जो है रैंडम सैंपल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ओके, तो ये थी हमारे साथ कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या, जिन्होंने आज हमें खून से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी और हमें ये बताया कि कैसे हम अपना ख्याल रखें। तो यूँ ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।